हाय, शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो और इस वीडियो में हम जानेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दिया है अभी 2 दिन पहले, जो कि फरवरी 2024 का है। इस पे क्या सारा अपडेट आरबीआई ने किया है। तो शुरू करेंगे हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूज़। ऑब्वियसली न्यूज़ है मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट। हाईलाइट देखेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी, आउटलुक एंड इन्फ्लेशन के बारे में किस तरीके से एंड क्या सारे डेटा पॉइंट्स है, बिकॉज देखो यही डेटा पॉइंट्स एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में 3 हेड में कुछ चेंजेस करती हैं, मतलब चेंजेस नहीं करती है, बेसिकली कुछ चेंजेस की बातें करती हैं। तो वो क्या सारी बातें हैं वो भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले हाईलाइट से। तो देखो, अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ तो हाईलाइट में मैं सिर्फ उतना ही पॉइंट करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए रिलेटिव है। ठीक है। तो देखो, हाईलाइट में आरबीआई ने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी 2024 फाइनेंशियल ईयर में 7.3% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा। एक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि देखो अब कितना, अभी फरवरी खत्म हो जाएगा, मार्च खत्म हो जाएगा, फिर रियल डेटा आ जाएगा। तो अभी भी जो 1.5 महीना है, 1.5 महीने में बाकी का पूरा एनालिसिस से आरबीआई ने क्या बताया कि 7.3% से ग्रो करेगा। करेक्ट। तो इसको आपको समझना है। अब आरबीआई ने क्या बताया कि ये जो ग्रोथ है ये कहाँ से आ रहा है। देखो, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आ रहा है। करेक्ट। आप देखो, जो रिवाइज एस्टिमेट भी देखोगे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और बाकी सारे एक्सपेंडिचर जो अभी यूनियन बजट में आया, उससे एकदम क्लियर होता है कि यस, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑन द कंट्री इज हाई। एंड ऑल्सो अगर आपको याद है, कुछ दिन पहले जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था, उस पे भी कुछ इस तरीके की बातें की गई थी। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, राइट, यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स मिला लोगे तो 7.3% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाला है, ऐसा आरबीआई बोल रही है। तो दिस इज वन डेटा पॉइंट दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे जीडीपी के बारे में बाकी सारे क्वार्टर्स की क्या बात की है। फाइनेंशियल ईयर 25 में उन्होंने बताया कि 7.7% से ग्रो करेगा। Q1 7.2, Q2 6.8, Q3 7 एंड Q4 6.9। तो पूरे अगला फाइनेंशियल ईयर 7% से ग्रो करेगा, ऐसा आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में बताया गया है। राइट। तो देखो, ये तो जीडीपी ग्रोथ की बात हो गई, लेकिन अब इसके साथ साथ आरबीआई किस तरीके का डेटा भी देता है? आरबीआई देता है डेटा इन्फ्लेशन का भी। करेक्ट। तो इन्फ्लेशन में क्या बात की गई है? देखो, इन्फ्लेशन में बताया गया है कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है। जो सीपीआई है ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जिसे आप रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हो। राइट। जो डब्ल्यूपीआई है ये है होलसेल प्राइस इंडेक्स, या इसे आप सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बोलते हो। तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इस सीपीआई को टारगेट करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट करता है। तो ये जो डेटा है ये एनएसओ रिलीज करता है अंडर एमओएसपीआई, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो सीपीआई में क्या सारी बात कही गई है? 5.4% फॉर 23-24। करेक्ट। विथ Q4 एट 5%। तो पूरे साल भर में, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, उस पे हम जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5.4% पे खत्म कर रहे हैं। मतलब आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है 2 to 6% उसके बीच में खत्म हो रहा है। मतलब आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मैनेज किया है। इस तरीके से डेटा अभी तक हमें समझ में आ रहा है। Q4 जो ऑनगोइंग क्वार्टर है इस फाइनेंशियल ईयर का, ये 5% पे रहेगा। राइट। अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक चलेगा, अगला फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करोगे, तो आरबीआई ने बताया 4.5% रहेगा इन्फ्लेशन। ठीक है। Q1 रहेगा 5%, Q2 रहेगा 4%, Q3 रहेगा 4.6%, Q4 रहेगा 4.7%। मगर अगर इसमें आपको एक सिंपल चीज़ में समझाऊँ, जो इन्फ्लेशन 4% आइडल होता है इकोनॉमी में, वो हम अचीव कर रहे हैं Q2 में। मतलब अप्रैल मई जून वाले समय में हम इस 4% को अचीव कर लेंगे। ये है आरबीआई का सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे, हाइलाइट्स में देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर हैं, उन 6 मेंबर ने किस तरीके की
अपनी बातें रखी है कमेटी के सामने, करेक्ट। तो देखो इसमें कुछ इस प्रकार से है, जो 6 मेंबर है, डॉक्टर शशांक भिल, डॉक्टर अशीमा गोयल, डॉक्टर राजीव रंजन, ठीक है, ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड है। फिर मतलब नहीं, अ, इस ये 3 लोग प्लस डॉक्टर माइकल डी पात्रा जो डेप्यूटी गवर्नर है एंड जो गवर्नर है श्री शक्तिकांता दास, इन्होंने बताया कि रेपो रेट को अनचेंज रखते हैं एट 6.5%, ठीक है। लेकिन एक एक्सटर्नल मेंबर है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ठीक है, ये एक्सटर्नल मेंबर है। इनके साथ साथ एक्सटर्नल कौन है, डॉक्टर शशांक भीर एंड डॉक्टर अशीमा गोयल। तो प्रोफेसर जयंत आर वर्मा बोलते हैं कि नहीं, हम 25 बीपीएस पॉइंट से रिड्यूस करते हैं, करेक्ट। तो स्टांस जो कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है, उसमें भी ये 4 लोग, सॉरी ये 5 लोग ने बताया कि हम हमारा फोकस अभी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन में ही रहेगा। लेकिन प्रोफेसर जयंतार वर्मा ने कहा कि हम स्टांस को चेंज करके न्यूट्रल करते हैं। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है ना, वोट होता है, ठीक है, वोट होता है। तो 6 लोगों में वोटिंग हुआ, 5 लोगों ने बताया कि नहीं बढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है 5 लोगों की वोटिंग से डिसीजन क्या आया कि रेपो रेट चेंज नहीं होगा। सो रेपो रेट कितना है, 6.5% है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेसर जयंत आर वर्मा जो है, उन्होंने बताया कि रेपो रेट को 25 बीपीएस पॉइंट से गिरा देते हैं, कम कर देते हैं, राइट। और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्टंस है उसको भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन से हम न्यूट्रल कर देते हैं। बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो इसमें देखो जैसे मैंने बताया 3 हेड होता है, फाइनेंशियल मार्केट, रेगुलेशन एंड पेमेंट सिस्टम एंड फिनटेक। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या बातें की गई है, तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहला है रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देखो 2018 में ना, 2018 में थोड़ा सा 2018 में आरबीआई ने एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाई थी, राइट, फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन ऑन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो सारे एंटिटीज आरबीआई खुद रेगुलेट करती है, राइट। आपको पता है आरबीआई किसे किसे रेगुलेट करती है, तो वो सारे के लिए प्लेटफॉर्म को लाया गया था। लेकिन अभी कुछ लोग और सिस्टम में हैं, राइट, जो इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया आरबीआई को कि हमें इसे यूज करना है, करेक्ट। तो देखो अब आरबीआई तैयार नहीं है कि इस सिस्टम को ऑल ऑफ ए सडन इन्हें दे दे। इन्हें देने के लिए उसके फ्रेमवर्क पे कुछ बदलाव करना होगा। तो आरबीआई ने क्या बताया कि हम उस फ्रेमवर्क को रिवाइज करेंगे और पब्लिक के फीडबैक के लिए सामने लेके आएंगे। आरबीआई ने ये नहीं बताया कि हम बहुत जल्द चेंज करेंगे। आरबीआई वांट्स पीपल टू कमेंट ऑन इट एंड ओनली देन आरबीआई वुड एक्ट। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, एक एक क्वार्टर या आप बोल सकते हो 6 महीना जैसा, बट हाँ काम इस पे तो अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, जहाँ पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले आरबीआई ने जो रेसिडेंट है उनको गोल्ड हेज करने के लिए आईएफएससी के अंदर में अलाउ कर दिया था। लेकिन आपको ध्यान होगा वो एक्सचेंज में कर सकते थे, सिर्फ रिकॉग्नाइज एक्सचेंज के अंदर वो संभव हो पाता था। लेकिन अब आरबीआई ये अलाउ कर रहा है कि ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर भी आईएफएससी के अंदर में ये काम रेसिडेंट कर सकते हैं। मतलब सिंपल बात है, it gives flexibility to you and me who want to hedge the exposure of gold price in the गिफ्ट सिटी, मतलब आईएफएससी के अंदर में। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे रेगुलेशंस में क्या सारी बातें की गई है। तो देखो बड़ा सिंपल है, आपको ध्यान होगा की फैक्ट स्टेटमेंट, ये जो वर्ड है ये जयंत कुमार दास का जो एक कमिटी बना था जो डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस के ऊपर में, वहाँ पे जयंत कुमार दास की कमिटी ने ये वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया, की फैक्ट स्टेटमेंट। तो देखो अभी की फैक्ट स्टेटमेंट बैंक्स एनबीएफसीज जो डिजिटल लैंडिंग कर रहे हैं ना, वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब सी इट्स ए वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होता है। आपको लोन का टेन्योर कितना है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, आप पहले पे करोगे तो कितना लगेगा, आप पेमेंट लेट से किए तो कितना पेनल्टी लगेगा, एवरीथिंग इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। उसमें ऑफिसर्स का नाम भी लिखा होता है कि आपको अगर दुविधा हुआ तो आपको किसे कॉल करना है। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन द की फैक्ट स्टेटमेंट। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले जो बजाज फिनसर्व के ऊपर में आरबीआई का एक्शन हुआ था, वो की फैक्ट स्टेटमेंट लेके हुआ था।
राइट? तो जस्ट मैंने आपको रिमाइंड किया, लेकिन उस बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि अब रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स में, ठीक है, रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स में इसे इशू करना होगा, ये आरबीआई बोल रहा है। करेक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे होगा क्या, देखो इससे बेसिकली बहुत बड़ा चेंज तो नहीं होगा, लेकिन जो रिटेल एंड एमएसएमई लोग लोन लेते हैं ना, उनको ये की फैक्ट स्टेटमेंट से अपने लोन का पूरा डिटेल समझ में आएगा। करेक्ट? आई होप इट इज क्लियर। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पेमेंट एंड फिनटेक में क्या बताया आरबीआई ने। पेमेंट एंड फिनटेक में सबसे पहले तो बताया एनहेंसिंग द रोबस्टनेस ऑफ एईपीएस। एक सिंपल बात है, आपको मैं यहाँ पे बताऊं। देखो, जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है, इसको एनपीसीआई ऑपरेट करता है ना, अब कितने सारे ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। करेक्ट? 37 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस एईपीएस में हुआ है, दैट इज एडेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट? तो अब इसमें क्या है, जब इतने सारे ट्रांजैक्शन हो गए, जब इतने सारे ऑपरेटर्स इसे ऑपरेट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस पे अब रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। इस पे आरबीआई रेगुलेट नहीं करना चाहता है। आरबीआई ये जो रिस्क बढ़ रहा है ना, इस रिस्क को, मतलब देखो फ्रॉड रिस्क बेसिकली, ठीक है, तो ये फ्रॉड रिस्क को कैसे बचाए, आरबीआई ने बताया कि इसके रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन को हम चेंज करेंगे एंड ये सारा अपडेट हम शॉर्टली इशू करेंगे। मतलब ये धीरे धीरे 1-2 दिन में इशू होता है, 1 हफ्ते 10 दिन में इशू होता है। राइट? दूसरा क्या है, दूसरा है एडिशनल पेमेंट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन। एक सिंपल बात है, आज के दिन में आप जब एक ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूजिंग बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है। तो अब आरबीआई बोल रहा है कि हम जब टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं, जहाँ पे एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तो हम इस ओटीपी बेस्ड सिस्टम को चेंज करेंगे। बिकॉज देखो, ओटीपी आपको पता है, किसी को पता चल गया या कोई आपका फ़ोन क्लोन कर लिया या आपका ओटीपी कहीं और भी जा रहा है, तो बहुत आसानी से चीज़ें, मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है। तो आरबीआई अब ये एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन एएफए की बात कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो फ्रेमवर्क है वो भी आरबीआई ने बताया कि दे विल इशू सेपरेटली। ठीक है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी एंड ऑफलाइन फंक्शनलिटी इन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम को इंक्लूड किया जा रहा है। प्रोग्राम बेस्ड मतलब अब सीबीडीसी को प्रोग्राम किया जाएगा, लेट्स से जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ बेस्ड हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो सीबीडीसी है वो छत्तीसगढ़ में ही काम करेगा, उससे बाहर काम नहीं करेगा। लेट्स से मैं दिल्ली, लेट्स से मेरी जो कंपनी है मुझे दिल्ली भेज रही है किसी काम से, मुझे वो सीबीडीसी ट्रांसफ़र की है, तो वो सीबीडीसी मैं दिल्ली से बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकता, वो दिल्ली में ही यूज़ होगा। सिंपल सेंस। तो इससे क्या हो रहा है ना, मतलब और फंक्शनैलिटी ऐड किया जा रहा है और कंट्रोल ऐड किया जा रहा है। तो आरबीआई ये सारा पायलट लॉन्च करने वाली है। ठीक है? और सीबीडीसी रिटेल में आरबीआई ने बताया कि दे आर ऑल्सो गोना इंट्रोड्यूस दी ऑफलाइन फंक्शनैलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट? तो इसके लिए भी जो इश्यूज एंड गाइडलाइंस है, फंक्शनैलिटी अपडेट, ये आरबीआई इन ड्यू कोर्स रिलीज करेगा, ऐसा गवर्नर ने बताया है। इससे हमारा छोटा सा वीडियो खत्म होता है। लेट मी रिमाइंड यू कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप एमबीए फाइनेंस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीएमए हो या सीएफए हो, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करो, बिकॉज ऐसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि और 5-7 सालों में ना आए। ठीक है? 1,000 वैकेंसीज है इसमें। आपको ये इसका जो नोटिफिकेशन डिटेल्स है, स्टडी प्लान है, आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इसके रिगार्डिंग ना संडे हम दोपहर को 12 बजे एक ये कर रहे हैं, एक वर्कशॉप कर रहे हैं, तो आपको इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है। बिकॉज एलिजिबिलिटी को लेके जो कन्फ्यूजन है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके जो कन्फ्यूजन है, ये सारा चीज़ आप दूर कर सकते हो, सारे क्वेरीज को दूर कर सकते हो। राइट? सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर, वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।